आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1। समय 3 घंटा। पूर्णांक 100। निर्देश: पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तीसरा, प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। चौथा, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। पांचवा, प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है। छठा, प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। सातवां, प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 150 शब्द है। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ, क्षेत्रवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। पहला, गरीबी। दूसरा, राजनीतिक लाभ। तीसरा, पृथक राज्य की मांग। चौथा, आर्थिक सुधार। पहला, गरीबी। दूसरा, राजनीतिक लाभ। तीसरा, पृथक राज्य की मांग या चौथा, आर्थिक सुधार। सही विकल्प है तीसरा, पृथक राज्य की मांग। ब, गुटनिरपेक्षता की नीति मुख्य रूप से किन राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई है? प्रश्न दोहराता हूं, गुटनिरपेक्षता की नीति मुख्य रूप से किन राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई है? पहला, पूंजीवादी राष्ट्र। दूसरा, साम्यवादी राष्ट्र। तीसरा, नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्र। चौथा, अल्प विकसित राष्ट्र। पहला, पूंजीवादी राष्ट्र। दूसरा, साम्यवादी राष्ट्र। तीसरा, नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्र। चौथा, अल्प विकसित राष्ट्र। सही विकल्प है तीसरा, नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्र। स, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। पहला, अक्टूबर 1984 में। दूसरा, जनवरी 1988 में। तीसरा, दिसंबर 1991 में। चौथा, अक्टूबर 2002 में। पहला, अक्टूबर 1984 में। दूसरा, जनवरी 1988 में। तीसरा, दिसंबर 1991 में या चौथा, अक्टूबर 2002 में। सही विकल्प है तीसरा, दिसंबर 1991 में। द, जून 2016 में भारत किस समूह का हिस्सा बना है? पहला, MTCR। दूसरा, NSG। तीसरा, G8। चौथा, इनमें से किसी का नहीं। पहला, MTCR। दूसरा, NSG। तीसरा, G8। चौथा, इनमें से किसी का नहीं। सही विकल्प है पहला, MTCR। यह लुसियन पाई के आधुनिकीकरण के कुल लक्षण बताए हैं थे। विकल्प दोहराता हूं, लुसियन पाई के आधुनिकीकरण के कुल लक्षण बताए थे। पहला, 3। दूसरा, 4। तीसरा, 5। चौथा, 9। विकल्प दोहराता हूं, पहला 3। दूसरा 4। तीसरा 5 या चौथा 9। सही विकल्प है दूसरा 4। प्रश्न 1 यहां समाप्त हुआ। प्रश्न 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना सन रिक्त स्थान में हुई। सही उत्तर है 1955। दूसरा, यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम रिक्त स्थान है। उत्तर है यूरो। तीसरा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मई रिक्त स्थान में मान्यता दी थी। उत्तर है 1974। चौथा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस रिक्त स्थान को मनाया गया। उत्तर है 21 जून 2015। पांचवा, उदारवाद लोकतंत्र तथा रिक्त स्थान तत्वों का मिश्रण है। उत्तर है व्यक्तिवाद। प्रश्न 2 यहां समाप्त होता है। प्रश्न 3, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए।
पहला, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? उत्तर 1942 में। दूसरा, भारतीय लोकतंत्र के विकास में कौन सा तत्व बाधक यानी कि रुकावट है? उत्तर क्षेत्रवाद। तीसरा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर 189। चौथा, PL 480 समझौता किन देशों के बीच हुआ? उत्तर भारत तथा अमेरिका के। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है? उत्तर सुरक्षा परिषद। प्रश्न 3 यहां समाप्त हुआ। प्रश्न 4, निम्नलिखित के सत्य या असत्य में उत्तर दीजिए। पहला, भारतीय संविधान कठोरता तथा नमनीयता का अद्भुत मिश्रण है। उत्तर सत्य। दूसरा, गुटनिरपेक्षता हथियारों की दौड़ का प्रबल समर्थक है। उत्तर असत्य। तीसरा, सर्वप्रथम पंचशील का उल्लेख भारत चीन के मध्य 1956 में हुए समझौते में किया गया। उत्तर असत्य। चौथा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग हैं। उत्तर सत्य। पांचवा, अशिक्षा आधुनिकीकरण के माध्यम में बाधा है। उत्तर असत्य। प्रश्न 4 यहां समाप्त हुआ। प्रश्न 5, सही जोड़ियां बनाइए। अ, समकालीन भारत। उत्तर LS उपाध्याय। ब, नीति आयोग उपाध्यक्ष। उत्तर डॉक्टर राजीव कुमार। स, असम। उत्तर गोरखालैंड आंदोलन। द, विश्व बैंक में भारत की सदस्यता। मौलिक। य, सांस्कृतिक उदारीकरण। उत्तर संस्कृतियों के मध्य आदान प्रदान। प्रश्न 5 यहां समाप्त हुआ। प्रश्न 6, भारत विभाजन के पश्चात कौन सा समुदाय विस्थापन का शिकार हुआ? उत्तर भारत विभाजन के पश्चात मुस्लिम तथा सिख दोनों ही समुदाय विस्थापन का शिकार हुए थे। यह प्रश्न 6 का ही अथवा वाला भाग। शरणार्थी समस्या के कोई 2 परिणाम लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट, शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों की शक्तिपूर्ति तथा दूसरा पॉइंट, नेहरू लियाकत समझौता। प्रश्न 6 यहां समाप्त होता है। प्रश्न 7, जूनागढ़ रियासत के दीवान का क्या नाम था? शाहनवाज भुट्टो था। अथवा स्वतंत्रता के समय हैदराबाद का निजाम कौन था? उत्तर उस्मान अली। प्रश्न 8, संविधान सभा के 5 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। उत्तर सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा BR अम्बेडकर। प्रश्न 1 का अथवा भाग, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? उत्तर 26 जनवरी 1950। प्रश्न 9, किन किन देशों में 2 बार गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं? उत्तर यूगोस्लाविया, क्यूबा तथा मिस्र में 2 बार गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। प्रश्न 9 का अथवा भाग, आसियान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट, क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा प्रदान करना। दूसरा पॉइंट, क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को प्रोत्साहन देना। प्रश्न 10, 1962 के भारत चीन युद्ध का क्या कारण था? उत्तर 1962 के भारत चीन युद्ध का प्रमुख कारण तिब्बत समस्या, कोरियाई समस्या तथा दोनों देशों का सीमा विवाद था।
प्रश्न द का अथवा भाग, बांग्लादेश का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? उत्तर, बांग्लादेश का निर्माण भारत की सहानुभूति तथा सहयोग से संभव हो पाया था। प्रश्न 11, भारतीय संविधान सभा के सम्मुख उत्पन्न हुई कोई 3 कठिनाइयां लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट, चूंकि विशाल भारत में विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, अतः एक बड़ी कठिनाई समस्त वर्गों को संतुष्ट करना था। पॉइंट दूसरी, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार करके अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। प्रश्न 11 का अथवा भाग, संविधान सभा के मूल ढांचे में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? भारतीय संविधान का लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक स्वरूप। पॉइंट 2, राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। पॉइंट 3, शासन का संघीय स्वरूप। पॉइंट 4, नागरिकों के मौलिक अधिकार। पॉइंट 5, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक। प्रश्न 12, मूल अधिकार क्या है तथा भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर, मौलिक अधिकारों का तात्पर्य जहां एक तरफ उन अधिकारों से होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके विकास हेतु परमावश्यक होते हैं, वहीं दूसरी ओर ये अधिकार न्याय योग्य हैं, अर्थात इनका उल्लंघन किए जाने पर नागरिक सीधे सर्वोच्च अथवा राज्य न्यायालय की शरण में ले सकते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार हासिल है। प्रश्न 12 का अथवा भाग, भारतीय संविधान के व्यापक होने के कारणों में से किन्हीं 3 को लिखिए। भारतीय संविधान के व्यापक होने के कारणों में से किन्हीं 3 को लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट, संघीय व्यवस्था की वजह से भारतीय संविधान में केंद्र प्रशासन तंत्र के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन तंत्र एवं उसकी शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पॉइंट 2, संविधान के वित्त आयोग, चुनाव आयोग तथा लोक सेवा आयोग इत्यादि से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। तीसरा पॉइंट, संविधान में राष्ट्रभाषा, नागरिकता तथा न्यायिक व्यवस्था इत्यादि में संबंध में भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। क्रियान्वित करने हेतु कौन कौन सी समस्याएं हैं? उत्तर, पहली पॉइंट, राजनीतिक तथा सुरक्षा समिति। दूसरी पॉइंट, आर्थिक तथा वित्तीय समिति। तीसरी पॉइंट, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक समिति। चौथी पॉइंट, न्याय समिति। पांचवी पॉइंट, राजनीतिक समिति। प्रश्न 13 का अथवा भाग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उद्देश्य लिखिए। रोजगार, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा विकास को प्रोत्साहन देना। दूसरी पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के प्रयास करना। तीसरी पॉइंट, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का मार्ग प्रस्तुत करना। भाषा तथा धर्म इत्यादि के पक्षपात के बिना मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं हेतु सम्मान विकसित करना। प्रश्न 14, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान लिखिए। उत्तर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रबल समर्थक है, अतः वह उसमें पूर्ण आस्था रखता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। हमें प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली तथा उसके संगठन में सहभागिता की है। संयुक्त राष्ट्र संघ लगभग 140 से अधिक भारतीय कार्यरत हैं। भारत ने सदैव यह प्रयास किए कि विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करें।
संघ की वर्तमान संख्या 193 तक पहुंचने में भारत का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद तथा सामवाभाग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्वेच्छाधिकारी को समझिए। उत्तर। पहली पॉइंट, ऐच्छिक स्वेच्छाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी राष्ट्र द्वारा उसके सम्मुख प्रस्तुत वाद की सुनवाई करता है। यह उसका ऐच्छिक स्वेच्छाधिकार है। दूसरी पॉइंट, अनिवार्य स्वेच्छाधिकार। अपने इस स्वेच्छाधिकार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यापक तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न होने की परिस्थिति में अपना फैसला सुनाता है। तीसरी पॉइंट, परामर्शदात्री स्वेच्छाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, सुधार परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र की अन्य विशिष्ट एजेंसियों को कानूनी प्रश्नों का एवं परामर्श देने का स्वेच्छाधिकार भी रखता है। प्रश्न 15, नीति आयोग की संरचना लिखिए। उत्तर। नीति आयोग की संरचना निम्न प्रकार की जाती है। पहला, अध्यक्ष, पदेन प्रधानमंत्री। दूसरा, गवर्निंग काउंसिल, राज्य के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अथवा उपराज्यपाल। तीसरा, क्षेत्रीय परिषद। चौथा, संबंधित कार्य क्षेत्र के विशेषज्ञ। पांचवा, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा। प्रश्न 15 का अथवा भाग, योजना आयोग के कोई 4 प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर। पहली पॉइंट, देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाते हुए राष्ट्रीय संसाधनों के अधिकाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना निर्मित करना। दूसरी पॉइंट, योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करके प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना। तीसरी पॉइंट, योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलताओं की समय समय पर समीक्षा करते सुधारात्मक परामर्श करना। चौथी पॉइंट, केंद्र तथा उसकी इकाई राज्यों की सरकारों द्वारा विशेष समस्या पर परामर्श मांगते पर अपनी सलाह देना। 17, नारीवाद के विभिन्न रूप को समझाइए। उत्तर। पहली पॉइंट, नारीवाद विचारधारा का प्रारंभिक स्वरूप उदारवादी नारीवाद है। इसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता की समाप्ति है। दूसरी पॉइंट, उग्रवादी तथा अतिवादी नारीवाद की स्पष्ट समस्या है कि महिलाओं की दयनीय दशा हेतु पुरुष प्रधान समाज जिम्मेदारी है, जो स्वयं को परिवार एवं विवाह द्वारा पोषित नियंत्रण स्थापना करने का परामर्श देती है। तीसरी पॉइंट, समाजवादी नारीवाद पूंजीवादी तथा पितृसत्ता को परस्पर संबंध मानता है। इस विचारधारा का तर्क है कि बढ़ते हुए औद्योगिकरण से अनेक कार्य महिलाओं हेतु प्रतिबंधी होते चले गए तथा वह चौका चूल्हा तक ही सीमित रह गई। प्रश्न 17 का अथवा भाग, सहकारी संगठन के विभिन्न प्रकार लिखिए। उत्तर। पहली पॉइंट, औद्योगिक सहकारी समितियां। दूसरी पॉइंट, संग्रहण, वितरण एवं विपणन सहकारी समितियां। तीसरी पॉइंट, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां। चौथी पॉइंट, सहकारी शहरी शाखा और ग्रामीण शाखा समितियां। पांचवी पॉइंट, उपभोक्ता सहकारी समितियां। उत्तर। पहली पॉइंट, शीत युद्ध का कारण संघर्षों की अनिवार्यता थी। दूसरी पॉइंट, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच
वैचारिक मतभेदों की वजह से तनाव पैदा हुआ। इस प्रकार विचारधाराओं का टकराव शीत युद्ध का सामान्य कारण बना। तीसरी पॉइंट, शीत युद्ध को पनपाने में सोवियत संघ तथा पश्चिमी देशों के आपसी संदेह एवं अविश्वास ने भी निर्णायक भूमिका निर्वहन किया। चौथी पॉइंट, विजित प्रदेशों पर नियंत्रण की इच्छा और परस्पर विरोधी प्रचार भी शीत युद्ध का ही एक सामान्य कारण रहा था। तनाव शैथिल्य की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। शैथिल्य प्रक्रिया के अंतर्गत 2 देशों के बीच तनाव को कम किया जाता है। दूसरी, तनाव शैथिल्य द्वारा तनाव में कमी की प्रक्रिया मुख्यतः अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य की गई थी। तीसरा, तनाव शैथिल्य प्रक्रिया के अंतर्गत महाशक्तियों शीत युद्ध के तनाव में कभी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग द्वारा करती है। चौथी पॉइंट, तनाव शैथिल्य का तात्पर्य यह है कि अमेरिका सोवियत संघ के वैचारिक तथा अन्य मतभेद समाप्त हो गए थे। तनाव शैथिल्य की विशेषता थी कि दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद अथवा शक्ति संघर्ष की प्रतिस्पर्धा के बावजूद उनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग अधिक बाधा पैदा नहीं होने देता था। प्रश्न 19, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, पहली पॉइंट, यूरोपीय राष्ट्रों में एक समान विदेशी तथा सुरक्षा नीति शुरू करना। दूसरी पॉइंट, यूनियन की एक समान नागरिकता की शुरुआत करना। तीसरी पॉइंट, यूरोपीय राष्ट्रों में सामाजिक तथा आर्थिक निकटता में बढ़ोतरी करना। चौथी पॉइंट, न्यायिक एवं आंतरिक नीतियों में सदस्य राष्ट्रों के बीच उचित तालमेल विकसित करना। पांचवी पॉइंट, एक आर्थिक तथा मौद्रिक संघ का निर्माण करना जिससे सदस्य राष्ट्रों में एक मुद्रा का परिचालन किया जा सके। यूरोपीय यूनियन के 15 सदस्य देशों में यूरो साझा मुद्रा के रूप में चल रही है। प्रश्न 19 का अथवा भाग, सार्क के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। परस्पर आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। पांचवी पॉइंट, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। छठी पॉइंट, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में बढ़ोतरी करना। सातवीं पॉइंट, सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को सुदृढ़ता प्रदान करना। प्रश्न 20, भारत अमेरिका के मध्य मतभेद के 4 कारण लिखिए। उत्तर, पहली पॉइंट, तिब्बत के बारे में भारत द्वारा चीन से किए गए समझौते को अमेरिका भारत का साम्यवाद के प्रति समर्पण मानता है। दूसरा, समय समय पर पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति भी भारत अमेरिका संबंधों में मतभेद पैदा करती है। तीसरी, भारत का इजराइल संबंधी दृष्टिकोण भी दोनों देशों के मध्य मतभेद पैदा करता है। चौथी पॉइंट, भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर अमेरिका का डुलमुल रवैया भी दोनों देशों के मध्य मतभेद का प्रमुख मुद्दा है। अथवा भाग, भारत रूस मैत्री और सहयोग संधि 1993 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? उत्तर, पहला पॉइंट, भारत तथा रूस दोनों में से कोई भी देश कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे परस्पर एक दूसरे के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। दूसरा पॉइंट, भारत तथा रूस दोनों देशों परस्पर एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। उत्तर, जब कोई देश विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का किसी प्रतिबंध के बिना परस्पर आदान प्रदान करता है तो इसे वैश्वीकरण अथवा उमंडलीकरण की संज्ञा दी जाती है। वैश्वीकरण तभी संभव है जब परस्पर ऐसे आदान प्रदान के दौरान
किसी भी देश द्वारा कोई रुकावट पैदा न की जाए और इसी प्रक्रिया को कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का अटूट विश्वास हो तथा जो सभी की अनुमति से नीति निर्धारक सिद्धांतों का प्रतिपादन करे। जब सभी देश एक समान नियमों से बंधकर अपने व्यापार एवं निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक ही धारा प्रभावित होती है और यही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण को स्पष्ट करते हुए एवं स्मिथ ने कहा है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत दूरी सहित तथा सीमा रहित बन जाते हैं। एडवर्ड एस हरमन के शब्दों में वैश्वीकरण विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार प्रबंधकीय विस्तार की क्रियाशील प्रक्रिया है। प्रश्न 21 का अथवा भाग, आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? उत्तर, आधुनिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो परंपरागत एवं प्रौद्योगिकी के किन्हीं इच्छित प्रारूपों तथा उससे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना के स्वरूपों, मूल्यों, प्रेरणाओं एवं सामाजिक आदर्श नियमों की ओर से होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण का अभिप्राय किसी परंपरागत समाज के एक निश्चित दिशा में बदलाव से है। प्रश्न 22, कश्मीर समस्या पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। कश्मीर समस्या 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश भारत को दो देशों भारत व पाकिस्तान में विभक्त करते समय मुस्लिम राज्य कश्मीर पर अलोकप्रिय एवं निरंकुश महाराजा हरीश सिंह का शासन था। वह कश्मीर को दोनों देशों से अलग रखते हुए स्वतंत्र एवं स्वायत्त शासन स्थापित करना चाहता था। हरी सिंह ने अपने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारत अथवा पाकिस्तान में विलय के दबाव का प्रतिरोध किया। 12 अगस्त 1947 को महाराज हरी सिंह ने भारत एवं पाकिस्तान के साथ एक यथास्थिति समझौता का प्रस्ताव किया, जिसे पाक द्वारा तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन भारत ने इसे तात्कालिक रूप में अस्वीकृत करते हुए महाराज को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। कश्मीर के पश्चिम भाग में मुसलमानों ने महाराज हरी सिंह के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाते हुए आजाद कश्मीर सरकार स्थापित की। इस मौके का फायदा उठाने तथा अवशेष कश्मीर को पाक में मिलाने हेतु 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमा पर प्रांत के सशस्त्र पठान कबीलों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अचानक हुए आक्रमण से भयभीत होकर कश्मीर ने महाराज से भारत से सैन्य सहायता मांगी, जिसे भारत ने कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की शर्त पर स्वीकार किया। 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह द्वारा कश्मीर के भारतीय संघ में विलय दस्तावेज को हस्ताक्षरित किए जाते ही भारतीय सेना ने छापामारों को कश्मीर से पीछे धकेलने के लिए प्रवेश किया। भारतीय सैन्य बलों ने कबालियों की सहायता से पाक द्वारा कश्मीर को हड़पने के प्रयास को विफल कर दिया। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम लागू कराया। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर को खाली कराने हेतु किए गए भारतीय निवेदन के बावजूद पाकिस्तान ने इसे खाली नहीं किया। अभी भी पाकिस्तान अलग अलग तरीकों द्वारा कश्मीर को कब्जाने के कुप्रयास करता रहता है। देशी रियासतों का विलय एक तात्कालिक व्यवस्था थी। समस्त वर्गों का यह मत था कि अब राज्यों का पुनर्गठन किया जाना जरूरी है। तभी भारत ने दक्षिणी राज्यों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठित किए जाने की पुरजोर मांग की जाने लगी। इससे पूर्व संविधान निर्माण के दौरान ही संविधान सभा में भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठी थी। संविधान सभा ने जून 1948 में एस के दर की
अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। हालांकि दर आयोग भाषाई आधार पर राज्यों में गठन अथवा पुनर्गठन से असहमत था, लेकिन प्रशासकीय सुविधा हेतु वह राज्यों के पुनर्गठन का समर्थक था। जनता के दबाव में कांग्रेस द्वारा गठित समिति भी दर आयोग के निष्कर्ष से सहमत थी, लेकिन उसकी यह भावना थी कि यदि जनसाध्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आग्रह करें तो इसे पूरा किया जा सकता है। 1953 में तत्कालीन मद्रास राज्यों से भूमि काटकर नए आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही भारत के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्य को गठित करने की मांग के लिए संघर्ष होने लगे। इस संघर्षों से मजबूर होकर भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करके अपने सुझाव सरकार को देना था। इस आयोग ने भारत सरकार को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वही बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य तथा 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। प्रश्न 23, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं? ये कहां तक सफल हुए हैं? उत्तर, पहले पॉइंट, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण योजनाएं। दूसरी पॉइंट, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां। तीसरी पॉइंट, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु विदेश छात्रवृत्तियां। चौथी पॉइंट, अनुसूचित महिला तथा बाल विकास हेतु परामर्शदात्री परिषद की व्यवस्था। पांचवी पॉइंट, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों में लगी हुई गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान की व्यवस्था। अनुसूचित जनजातियों एवं जातियों के विकास एवं कल्याण की विविध योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें उक्त जातियों की विविध प्रकार से आर्थिक मदद की जाती है। हालांकि इन योजनाओं का स्वरूप आदर्शात्मक है, लेकिन व्यवहार में यह अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल नहीं रहती है। ये योजनाएं अधिकांशतः समाज के अशिक्षित एवं गरीब वर्ग के लिए है। अतः जो कुछ भी इन योजनाओं के माध्यम से उन्हें हासिल करना होता है, वह उन्हें कुछ ऐसी बिचौलियों के माध्यम से मिलता है जो प्राप्त होने वाली धनराशि का एक सबसे बड़ा हिस्सा स्वयं अपने लिए तथा धनराशि वितरण करने वाली बैंकों के प्रशासनिक लोगों हेतु हड़प लेते हैं। इसका प्रमाण यह होता है कि उन्हें मिलने वाली राशि कम होती है तथा लौटाना अधिक पड़ता है। इससे वे गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। एक तथ्य यह भी है कि इन लोगों में से अनेक को आर्थिक मदद मिल ही नहीं पाती, क्योंकि इनमें से भी वो लोग इसे हासिल कर पाते हैं जो पहले से ही संपन्न होते हैं। इस तरह इन जातियों के लिए विकास एवं कल्याण कार्यक्रम बेकार ही सिद्ध हो रहे हैं। अंत में परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु विधायी एवं शासकीय स्तर पर जो कुछ भी किया गया है, उसका पूर्ण लाभ इस वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता है। अतः इस दिशा में कुछ ऐसे कारगर कदम उठाए जाने की महती आवश्यकता है कि जिससे इस वर्ग के जरूरतमंद को आर्थिक सहायता सीधे ही हासिल हो सके। प्रश्न 23 का अथवा भाग, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, पहला पॉइंट, 1933 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद थे। वर्तमान में न्यायमूर्ति V ऐश्वर्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन है। दूसरी पॉइंट, पिछड़े वर्गों को केंद्रीय शासकीय
सेवाओं तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया गया है। तीसरी पॉइंट, पिछड़े वर्गों को निर्धारित आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। चौथी पॉइंट, पिछड़े वर्ग को छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में प्रवेश के दौरान आरक्षण का लाभ दिया गया है। पांचवी पॉइंट, पिछड़े वर्ग को विद्यार्थियों की शिक्षा आर्थिक कारणों की वजह से बाधित न हो पाए इस प्रयोजन हेतु इन्हें शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रश्न 24, क्षेत्रीय असंतुलन को संकेतक लिखिए। उत्तर, पहली पॉइंट, साक्षरता दर में अंतर। भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर में अत्यधिक अंतर है। जहां कुछ राज्यों में साक्षरता दर 3/4 से अधिक है, वहीं कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां लगभग आधी आबादी की साक्षर है। दूसरा, आर्थिक विकास में अंतर। देश के पिछड़े हुए राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम होने से लाखों लोग गरीबी, कुपोषण, बीमारी तथा अशिक्षा की दशाओं में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा के लोगों की आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षाकृत अधिक है। तीसरी, औद्योगिक विकास में अंतर। भारत में इस दृष्टिकोण के आधार पर ही क्षेत्रीय असंतुलन है। औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से जहां कुछ राज्य पिछड़े हैं, वहीं कुछ अग्रणी एवं विकसित हैं। चौथा, जन्म एवं मृत्यु दर में अंतर। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस दृष्टिकोण के आधार पर भी पर्याप्त अंतर है। पांचवा, संपत्ति का असमान वितरण। हमारे देश में संपत्ति का असमान वितरण है। भारत की लगभग 72% संपत्ति सिर्फ 28% लोगों का कब्जा है। प्रश्न 24 का अथवा भाग, नक्सलवाद क्या है? इसका विकास और उत्पत्ति लिखिए। नक्सलवाद शब्द का प्रादुर्भाव भारत, नेपाल, बांग्लादेश सीमा पर स्थित नक्सलवादी गांव के नाम के आधार पर हुआ। यहाँ 1967 में जमींदारों के खिलाफ आदिवासियों ने हथियार उठाकर उनका सामना किया था। बड़ी शीघ्रता के साथ यह आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया और अनेक प्रबुद्ध एवं शिक्षित भारतीय नागरिक इससे जुड़कर एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करने लगे। क्रांतिकारी नक्सलवादी आंदोलन की स्पष्ट मान्य है कि साधनहीनों की स्थिति में बदलाव सिर्फ शस्त्र क्रांति द्वारा ही किया जा सकता है। नक्सलवादियों माओ की इस विचारधारा से सहमत हैं कि क्रांति की सफलता उत्तम श्रेणी के हथियारों पर ही नहीं, अपितु अच्छे प्रकार के लोगों की लामबंदी पर निर्भर करती है। पूर्वोत्तर राज्य गोवा, पांडिचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर शेष भारत के प्रत्येक कोने में जून 1971 तक नक्सलवाद के समर्थक मौजूद थे। वर्तमान में भारत के विभिन्न हिस्सों में नक्सलवादियों ने लगभग 1 दर्जन समूह अस्तित्व में हैं। भारत के 10 राज्यों में सक्रिय नक्सलियों ने जनवरी 2013 में गुरिल्ला युद्ध की ट्रेडमार्क तकनीकी बूबी ट्रैप को अपनाना शुरू किया। 13 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमला में 9 सीआरपीएफ जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 28 जून 2019 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हुए तथा एवं स्कूली छात्र की मौत हुई। पिछले 10 वर्षों में नक्सलवादियों की शक्ति 10 गुना बढ़ गई है। जनवरी 2014 से अप्रैल 2019 तक ही 5 वर्षों की अवधि में 942 नक्सल हिंसा की घटनाएं हुई, जिसमें 451 लोग मारे गए तथा 1589 घायल हुए। प्रश्न 25, चिपको आंदोलन के कारण तथा प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उत्तर, पहली पॉइंट, उत्तराखंड के 2-3 गांव के लोगों ने अपने कृषि यंत्र बनाते हुए वन विभाग से
एस्ट्री काटने की अनुमति मांगी, लेकिन वन विभाग ने उन्हें तो अनुमति नहीं दी, जबकि जमीन का वही हिस्सा एक खेल सामान बनाने वाली कंपनी को व्यावसायिक प्रयोग करने हेतु आपत्ति कर दिया। वन विभाग की इस कार्यवाही का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। दूसरा पॉइंट, आंदोलन के दौरान क्षेत्र की पारिस्थितिकी तथा आर्थिक शोषण के विभिन्न मुद्दे उठाए गए। ग्रामीणों ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि वनों की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाए। आंदोलनकारियों ने मांग रखी कि स्थायी जन साधारण का जल, जंगल तथा जमीन जैसे प्राकृतिक साधनों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। पॉइंट 3, स्थानीय लोगों की इच्छा थी कि सरकार लघु उद्योगों हेतु कम से कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए तथा क्षेत्रीय पारिस्थितिकी संतुलन को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय विकास सुनिश्चित करे। चिपको आंदोलन के दौरान भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा उठाते हुए न्यूनतम पारिश्रमिक मजदूरी की गारंटी दिए जाने की मांग भी की गई। चौथी पॉइंट, क्षेत्र में सक्रिय जंगल कटाई ठेकेदार स्थानीय पुरुषों को देशी शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय कर रहे थे। महिलाओं ने शराबखोरी की आदत के खिलाफ भी लगातार अपनी आवाज बुलंद की। इससे चिपको आंदोलन का दायरा अत्यधिक विस्तृत हो गया तथा उसमें कुछ अन्य सामाजिक मुद्दे भी आकर जुड़ गए। प्रश्न 25 का अथवा भाग, भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहली पॉइंट, महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा परिवार न्यायालय। महिला अत्याचारों को रोकने तथा उन पर सुनवाई करते हुए महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा परिवार न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। विवाह, तलाक, दहेज तथा पारिवारिक विवादों से संबंधित विवादों की सुनवाई करके परिवार न्यायालय न्याय संगत निर्णय करते हैं। महिलाओं को भावनात्मक, मौखिक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार के खिलाफ सशक्त बनाने के लिए घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 तथा अधिनियम 2006 पारित किए गए हैं। पॉइंट 2, प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगभग सभी शासकीय कार्यालयों में महिला कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में कोई भी ऐसा शासकीय क्षेत्र शेष नहीं बचा है जहां की महिलाओं का चयन न किया गया हो। पॉइंट 3, महिला साक्षरता। आजाद भारत में महिलाओं को अधिकाधिक शिक्षित करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया है। 2011 में जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में 65.46 तथा मध्य प्रदेश में 60.02 महिलाएं साक्षर हैं। पिछले 10 वर्षों में 4% अधिक महिलाएं साक्षर हुई हैं। पॉइंट नंबर 4, महिला आयोग की स्थापना। 1999 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय महिलाओं आयोग का गठन किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में भी राज्य महिला आयोग अस्तित्व में है। यह आयोग महिलाओं पर हुए अत्याचारों, उत्पीड़नों, शोषण तथा अपहरण इत्यादि मामलों की जांच पड़ताल करते हैं। पॉइंट 5, महिला आरक्षण। 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 6, महिला विकास योजनाएं। भारत में महिलाओं के विकास, कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। प्रश्न 26, भारतीय विदेश नीति के निराधार तत्वों का विवेचना कीजिए। उत्तर, पहली पॉइंट, भू राजनीतिक आवश्यकताएं। अन्य देशों की तरह भारतीय विदेश नीति का निर्धारण भी उसकी भू राजनीतिक जरूरतों के अनुरूप किया जाता है। आजादी से पहले भारतीय भू क्षेत्र को ब्रिटेन भारत कहते थे तथा उसके एक हिस्से को उससे अलग करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया।
565 देशी रियासतों को किसी भी देश में मिलने तथा अथवा अपने स्वतंत्र अस्तित्व रखने की छूट दी गई थी। इसके आधार पर कश्मीर का प्रश्न भारत पाक रिश्तों का निराधक तत्व बना हुआ है। दूसरी पॉइंट, पड़ोसी देशों के संबंध में भारत की स्थिति। भारत के निकट पड़ोसी देशों के साथ उठाने वाला विवाद भी भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। उदाहरण श्रीलंका के साथ भारतीय मूल के श्रीलंका निवासियों की समस्या एक ऐसी समस्या रही जिसकी वजह से भारत श्रीलंका संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रीय विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जिस तरह किया गया था उससे इसको गहरा आघात पहुंचा था। अतः आजादी के पश्चात आर्थिक विकास भारत के लिए एक अनिवार्यता थी। राष्ट्रीय विकास की इस जरूरत को पूर्ण करने हेतु भारत को ऐसी विदेश नीति अपनानी पड़ी जिससे विश्व के अन्य देशों पर को उस विकास हेतु आवश्यक धन एवं तकनीकी इत्यादि प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्र की सुरक्षा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। लंबी परतंत्रता के पश्चात भारत के पास ऐसे साधन नहीं बचे थे जिससे वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति निश्चित रह सके। अतः अपनी विदेश नीति के अंतर्गत भारत ने अनेक देशों से ऐसे संबंध स्थापित किए जिनकी मदद से देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सके तथा धीरे धीरे इस दृष्टिकोण से अपने को आत्मनिर्भर बना सके। 5वीं पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ने भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत यह भलीभांति जानता है कि उसकी सुरक्षा हेतु यह जरूरी है कि विश्व के अन्य देशों में भी सुरक्षा की स्थिति बनी रहे। यही कारण है कि उन सभी संस्थाओं, संगठनों एवं कार्यक्रमों में अपना सहयोग देना भारत विदेश नीति का एक अंग है जो विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं। प्रश्न 26 का अथवा भाग, पंचशील के सिद्धांत लिखिए। उत्तर, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन तिब्बत के संदर्भ में भारत चीन के बीच हुए समझौते में 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 14 दिसंबर 1959 को पंचशील सिद्धांतों को स्वीकृति प्रदान कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चाउ एन लाई ने जिस पंचशील में अपनी आस्था व्यक्त की वो निम्न प्रकार से है। पॉइंट 1, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का आदर करें। पॉइंट 2, कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण न करे। पॉइंट 3, राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। पॉइंट 4, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ समानता तथा पारस्परिक हितों के आधार पर आपसी संबंध स्थापित करे। पॉइंट 5, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व का आदर करते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर चले। और आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 यहाँ समाप्त हुआ।